एक क्रांतिकारी केवल बंदूक से नहीं बल्कि विचारों से भी लड़ता है। और जब कोई नौजवान किताबों को अपना हथियार बना ले तो पूरी सल्तनत हिल जाती है। भगत सिंह सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि विचारों की एक ज्वाला थे। वे किताबें पढ़ते, विचारों को गहराई से समझते और फिर उन्हीं विचारों से अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती देने की तैयारी करते। लेकिन ऐसा क्या था जो भगत सिंह को एक साधारण छात्र से भारत का सबसे बड़ा क्रांतिकारी बन गया? कैसे उनके विचार इतने प्रखर हो गए कि अंग्रेज भी डरने लगे? अगर आपने भाग 1 नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देखें, क्योंकि वहाँ से यह कहानी शुरू होती है। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे बचपन से ही भगत सिंह के अंदर क्रांति की चिंगारी जल चुकी थी। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी, अब कहानी और भी रोमांच होने वाली है। आज हम जानेंगे कि कैसे भगत सिंह ने अपनी शिक्षा और विचारों के माध्यम से वो आग जलाई जिसने पूरे देश को आज़ादी की ओर धकेल दिया। एक बच्चा किताबें पढ़ता है तो वो अपने भविष्य की दिशा तय करता है, लेकिन जब कोई नौजवान क्रांति की किताबें पढ़ता है तो वो पूरे देश का भविष्य बदल सकता है। भगत सिंह सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थे बल्कि विचारों की एक जलती हुई मिसाल थे। उन्होंने किताबों से सीखा, विचारों को अपनाया और एक ऐसी विचारधारा विकसित की जिसने ब्रिटिश हुकूमत को हिलाकर रख दिया। इस भाग में हम जानेंगे कि कैसे भगत सिंह ने अपनी शिक्षा और किताबों के माध्यम से एक मजबूत क्रांतिकारी विचारधारा विकसित की। भगत सिंह की प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव के स्कूल से शुरू हुई, लेकिन जब उनका परिवार लॉयरपुर से नवा शहर शिफ्ट हुआ तो उनकी पढ़ाई लाहौर के DAV हाई स्कूल में हुई। शिक्षा के प्रति उनका झुकाव बचपन से ही था। वे हमेशा पढ़ाई में अव्वल रहते थे, लेकिन उनकी असली रुचि इतिहास और राजनीति में थी। वे गुरु गोविंद सिंह, शिवाजी, महाराणा प्रताप और राणा संगा जैसे वीरों की कहानियाँ पढ़ते और सोचते, क्या मैं भी अपने देश के लिए ऐसा कुछ कर सकता हूँ। उनका झुकाव सिर्फ भारतीय इतिहास तक सीमित नहीं था, वे विश्व इतिहास भी पढ़ते थे। वे नेपोलियन बोनापार्ट, अब्राहम लिंकन और रूसी क्रांतिकारी लेनिन की जीवन गाथाओं से भी बहुत प्रभावित हुए। 1919 के जालियांवाला बाग हत्याकांड ने उनके मन पर गहरी छाप छोड़ी थी। उन्होंने समझ लिया था कि अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई सिर्फ आंदोलन से नहीं बल्कि क्रांतिकारी संघर्ष से भी लड़ी जाएगी। वे अपने स्कूल के दोस्तों को आज़ादी और स्वतंत्रता संग्राम की बातें बताते। उन्होंने छोटी उम्र में ही यह मान लिया था कि बिना संघर्ष की आज़ादी संभव नहीं। भगत सिंह 1923 में लाहौर के नेशनल कॉलेज में भर्ती हुए, जहां वे इतिहास, राजनीति और समाजशास्त्र की पढ़ाई करने लगे। इसी दौरान उन्होंने कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स, लेनिन, मैजनी और रूसो जैसे दार्शनिक को पढ़ना शुरू किया। उन्होंने इन पुस्तकों से यह सीखा कि क्रांति केवल हथियार उठाने से नहीं बल्कि विचारों से आती है। वे मानते थे कि समाज की बुनियादी समस्या केवल सरकार बदलने से हल नहीं होगा बल्कि पूरी व्यवस्था को बदलना होगा। 1924 में 17 साल के भगत सिंह ने लाहौर में क्रांतिकारियों से संपर्क किया। उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA से जुड़ने का फैसला किया। HRA एक गुप्त संगठन था जिसे क्रांतिकारी नेता राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां और सचिंद्र नाथ सन्याल ने बनाया था। इस संगठन का मकसद सशस्त्र क्रांति के माध्यम से अंग्रेजों को बाहर से भगाना था। भगत सिंह ने संगठन में प्रवेश करने के बाद प्रण लिया, हम अंग्रेजों को हर कीमत पर भगाएंगे। भगत सिंह केवल हथियारों की बात नहीं करते थे, वे किताबों को भी हथियार मानते थे। वे दिन रात किताबें पढ़ते थे। लाहौर की लाइब्रेरी में उन्होंने साम्यवाद, अराजकतावाद और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी सैकड़ों किताबें पढ़ी। भगत सिंह ने मार्क्सवाद, साम्राज्यवाद और क्रांतिकारी विचारधारा को अपनाया। वे मानते थे कि सिर्फ अंग्रेजों को भगाने से कुछ नहीं होगा जब तक समाज में बराबरी, शिक्षा और स्वतंत्रता न आए। अब भगत सिंह सिर्फ एक छात्र नहीं थे, वे क्रांति की राह पर निकल चुके थे। उनकी विचारधारा तैयार हो चुकी थी। अब ये बंदूकों और किताबों दोनों से लड़ने की तैयार थे। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने साइमन कमीशन के विरोध में भाग लिया और सैंडर्स की हत्या कर पूरे ब्रिटिश शासन को चुनौती दे दी। दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई हो
तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।